आज हम इटली के प्रोटो रेनेसां पीरियड के फ्लोरेंस के चित्रकार जियोतो के बारे में अध्ययन करेंगे। और जियोतो के बारे में प्रसिद्ध कला समीक्षक बोक्काचियो ने लिखा है कि जियोतो वाज सच ए जीनियस दैट देयर वाज नथिंग इन नेचर which he could not have represented in such a manner that not only resembled but seemed to be the thing itself. उन्होंने यथार्थवाद की तरफ या प्रकृति की तरफ कला को ले गए थे और इनको फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जियोतो उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार चिमाबू के शिष्य थे। और इनके बारे में प्रसिद्ध कला समीक्षक जॉन रस्किन ने भी लिखा है कि अ डेयरिंग नेचुरलिस्ट इन डिफेंस ऑफ ट्रेडिशन, आइडियलिज्म एंड फॉर्मलिज्म, कि उस समय जो ट्रेडिशन चल रहा था, जो आइडियल चल रहा था और जो फॉर्मलिज्म या जो परंपरा के रूप में या उस समय की जो प्रचलित मान्य शैली थी उसके विरोध में या उसके विरुद्ध एक प्रकृतिवादी के रूप में इनको जाना जाता है। और जियोतो के बारे में भी ये कहा गया है कि उन्होंने प्रकृति की ओर देखा और उसे आदर्श मानकर चित्रण कार्य शुरू कर दिया। प्रकृति की तरफ कला को लेके गए क्योंकि उससे पहले जो कला थी उसमें अकड़ी जकड़ी आकृतियाँ, नाटकीयता, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग ये सब नहीं मिलता था। प्रकृति का चित्रण उनमें नहीं मिलता था पृष्ठभूमि में। तो उन्होंने उस समय प्रकृति की ओर देखा और उसको आदर्श माना। उन्होंने चित्रण शैली को ग्रीक से लैटिन में परिवर्तित कर दिया, उसका सच्चा पाश्चात्य स्वरूप उसको प्रदान किया। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से अवलोकन करें तो जहाँ चिमाबू द्वारा चित्रित मैडोना लकड़ी की सी प्रतीत होती थी, वहीं जियोतो द्वारा चित्रित आकृतियाँ सजीव लगती थी। जियोतो का जन्म 1278 में हुआ और 1337 में इनकी मृत्यु हो गई। और जो चिमाबू थे वो 1240 में उनका जन्म हुआ था और 1302 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से इसी वजह से इनकी कला का कंपैरिजन भी हुआ है। उस समय जो चिमाबू एक स्थापित कलाकार थे और फिर भी उनकी कला में जो आकृतियाँ थी वो लकड़ी सी अकड़ी जकड़ी प्रतीत होती थी, उसमें सजीवता नहीं थी। उसमें दिलचस्प मानवीय भावना प्रतीत होती है जियोतो के द्वारा चित्रित आकृतियों में। समूह चित्रों की अगर बात करें तो उसमें आकृतियों का अलग अलग निजत्व है, यानी हर एक आकृति अपना एक व्यक्तित्व लिए हुए है। यथार्थवादी ढंग से बनाई गई हैं। चित्र संयोजन का प्रभाव नाटकीय है और जियोतो ने सक्रिय मानव आकृति के निरूपण में अपने ध्यान को केंद्रित किया। कि जैसे एक एक्टिव फिगर होता है जो नेचुरल प्राकृतिक रूप में हम स्वाभाविक रूप में आकृतियों को खड़े बैठे चलते देखते हैं, उसी तरह इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया। और जो आकार थे, रूपाकार थे, उसमें छाया प्रकाश का प्रयोग किया और भावभंगिमाएँ भी स्वाभाविक दर्शाने का प्रयास किया। इससे पहले जो बाइजेंटाइन परंपरा थी उसका उल्लंघन उन्होंने किया और पृष्ठभूमि के अलंकरण में भी जियोतो ने मौलिक सृजनात्मक शक्ति का परिचय दिया। तो बाइजेंटाइन परंपरा में अलंकरण प्रमुख था। सोने के रंग, चांदी के रंग, इस तरह के रंगों का प्रयोग अधिक होता था। डेकोरेटिव थी, प्रकृति का उसमें स्थान नहीं था। तो उसके विपरीत इन्होंने प्रकृति को अपना प्रमुख केंद्र माना। कलर्स में काफ़ी वेरिएशन है। भूरे और हल्के रंग के वर्ण विन्यास को इन्होंने अपनाया। प्रकृति को अधिक यथार्थवादी चित्रण करने का प्रयास किया
और जियोतो द्वारा निरूपित जो एसिसी नगर में के सेंट फ्रांसिस को चर्च में इनकी मुख्य कलाकृतियाँ हैं, जिसमें सिंहासन रूढ़ मैडोना यहीं पर है और जियोतो की जो मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा का प्रत्यक्ष दर्शन कराती है। जियोतो ने कई नगरों में कार्य किया, फ्लोरेंस है, पादुआ है, रोम, नेपल्स इनमें मुख्य रूप से हैं। गेवेलिंग ऑफ फ्रांसिस जियोतो की एक महत्वपूर्ण कलाकृति है और इस चित्र की आलोचना करते हुए सर विलियम ऑर्पन ने लिखा है कि यद्यपि इसमें प्रकृति को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, फिर भी उसे यथार्थवादी नहीं कहा जा सकता। जो इमारतें हैं, वृक्ष और बहुत छोटे हैं, उसमें जो एक प्रपोर्शन आना चाहिए वो सही नहीं है और ना ही पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया गया, परिप्रेक्ष्य भी नहीं है। पृष्ठभूमि में जो पहाड़ियाँ बनाई गई हुई हैं वो भी कृत्रिम नज़र आती हैं, उसकी जो पीक्स हैं, जो चोटियाँ हैं वो भी नकली नज़र आती हैं और उसमें पेड़ पौधे और इस तरह का अंकन नहीं है, तो एक तरह से नग्न ही चित्रित की गई है। वृक्षों में की अगर हम बात करें तो इन्हीं गुनी पत्तियाँ दिखाई गई हैं, उसके अंदर वो भराव नहीं है पेड़ का। और इन त्रुटियों के बावजूद भी जियोतो की ये कृति तत्कालीन चित्र संस्कार में एक नया कदम माना जाता है। और अभी तक इससे पहले सपाट सुनहली पृष्ठभूमि बनाई जाती थी, बैकग्राउंड में सपाट सोने के रंगों का प्रयोग किया जाता था और यहाँ पे जियोतो ने एक नया स्टेप उठाया और उसकी चित्र परिधि को विस्तृत कर दिया, यानी उसको पृष्ठभूमि में भी प्रकृति दर्शाकर चित्र की परिधि को बड़ा कर दिया। पृष्ठभूमि में खेत, वृक्ष और पशुओं को अंकित कर जियोतो ने इटालियन कला जगत को नवीन दिशा प्रदान की और अचल से सचल आकृति के निरूपण में इनका ये प्रथम साहसिक कदम था। और वास्तव में जियोतो इटली के महानतम कलाकारों में से था और फ्लोरेंटीन स्कूल का एक तरह से पितामह कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग जो कहा गया है उसी का हिंदी रूप है। ये सत्य है कि उनके जीवन में विषय में बहुत कम तथ्य अभी प्रकाशित हो पाए हैं और वह चिमाबू का शिष्य थे, किंतु उनकी यश और कीर्ति से गुरु की ख्याति फीकी पड़ गई थी। इनका जो इनकी जो पब्लिसिटी, इनका जो प्रसार था चित्रों का और इनकी जो ख्याति थी, उसके सामने जो गुरु है चिमाबू, उनकी ख्याति कम पड़ गई थी। और इनके प्रारंभिक कलाकृतियाँ एसिसी नगर के सेंट फ्रांसिस्को चर्च में, जैसा हमने पहले बताया है, और ईसा मसीह और सेंट फ्रांसिस्को के जीवन से संबंधित चित्र हैं। फ्लोरेंस के अतिरिक्त जियोतो ने रोम, नेपल्स, पादुआ, रिमनी, रावने और अविगनन में भी चित्रण का कार्य किया। भित्ति चित्रों के साथ साथ जियोतो ने मोज़ाइक्स भी बनाए और नेविचेल्ला नामक मोज़ाइक चित्र में महात्मा ईसा संत पीटर को लहरों से डूबते हुए बचाते हुए चित्रित किया है। ये चित्र पोर्टिको में ही बनाया गया था, किंतु जियोतो की सबसे महान कृति पादवा नगर के अरेना चैपल में देखी जा सकती है। अरेना चैपल जो वहाँ का पादवा नगर है, उसमें वहाँ उनके भित्ति चित्र की मालाओं की श्रृंखला है और इसे जियोतो ने 1303 में चित्रित किया था। और जैसे ही उस पादवा नगर के अरेना चैपल में घुसते हैं तो वहीं पे लास्ट जजमेंट का नामक चित्र है और चैपल की भित्तियों पर माँ मैरी और ईसा मसीह के जीवन से संबंधित 38 और चित्र भी, दृश्य भी बनाए गए हैं। ये 3 कतारों में है। निचले भागों में गुण दोष और के मूर्त रूप अंकित किए गए। इस चित्रमाला के सभी बड़े चित्रों को स्वयं जियोतो ने ही चित्रित किया था और वो है अभी भी अच्छी कंडीशन में है। और इसमें जो आकृतियां हैं मूल रूप से वे त्रिआयामी प्रभाव वाली हैं, ठोस हैं, सजीव नज़र आती हैं
और जियोतो ने पृष्ठभूमि में कहीं कहीं इमारतें भी दर्शाई हैं, कहीं पर प्राकृतिक दृश्य बनाए हैं। अग्रभूमि में नाटक के समान अभिनय करती हुई सचल आकृतियाँ भी चित्रित की हैं। कुल मिला के स्वाभाविकता की तरफ इनका नेचुरलिस्ट कहा गया, इनको प्रकृतिवादी कहा गया। और सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने पर भित्ति चित्रों में कहीं कहीं पूर्वगामी बाइजेंटाइन शैली का भी प्रभाव अवश्य हमें मिलता है। और जियोतो ने एक कथा कहने वाले की तरह दीवार पर सीधी और सरल भाषा में ईसा मसीह की कहानी कही है और चित्रों के सारे आवश्यक तत्वों को उन्होंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। प्रमुख चित्रों में मैरिज ऑफ द सेंट फ्रांसिस विद पॉवर्टी, द ट्रिम्प ऑफ ऑबिडेंस, द ट्रिम्प ऑफ चैरिटी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ सेंट फ्रांसिस, ये इनकी प्रमुख कलाकृतियाँ हैं। और ये इन्होंने फ्लोरेंस नगर के सांता क्रोचे जो चर्च है, गिरजाघर में इन्होंने बनाई है। भित्ति चित्रों के अतिरिक्त उन्होंने कई पैनल चित्र भी बनाए थे और इसमें ऑर्गेनिस एंथी मेडोना, क्रूसिफिकेशन, डेथ ऑफ द वर्जिन इम्पॉर्टेंट है। और इनको जो फ्लोरेंस नगर का कैथेड्रल का चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया था, जो कि एक बहुत ही सम्मानित पद माना जाता है। अगर इनके हम कला के योगदान की बात करें तो बहुत ही मौलिक था। जो उस समय समस्याएं थी उनको एक चुनौती की तरह लिया इन्होंने। और मानव आकृति के गठन, शरीर रचना का आधार, सचल और अचल स्थितियों में शरीर की गतिविधियाँ जियोतो के सामने प्रमुख समस्याएं थी, जिसका समाधान उन्होंने निकाला। और आकृतियाँ ठोस, जानदार, त्रिआयामी प्रभाव वाली हैं। इसके अतिरिक्त जियोतो ने इस चित्रों में स्पेस को भी दर्शाने का प्रयास किया। आकाश का इन्होंने अच्छा प्रयोग किया और पर्सपेक्टिव का भी आभास दिया, परंतु इतना डेवलप नहीं था। पर उस समय की जो चित्र बन रहे थे, जो बाइजेंटाइन शैली चल रही थी, उसके तुलना में ये काफ़ी प्रकृति की तरफ ले जाने वाला त्रिआयामी प्रभाव वाला चित्र कहा जा सकता है। और प्राकृतिक दृश्य को पृष्ठभूमि में इन्होंने सबसे पहले दर्शाना शुरू किया है और इसी वजह से इनको इटालियन चित्रकला का पितामह बनाती है। और उसके अलावा दांते और पेट्राच और बोकेच्चो आदि ने जियोतो की मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा और उनके द्वारा अर्जित यशोकीर्ति के प्रचुर उल्लेख भी किए हैं। तो हमने आज पढ़ा इटली के एक महान चित्रकार जिनका जो 13वीं शताब्दी के थे, जियोतो। 1278 में उनका जन्म हुआ और 1337 में उनकी मृत्यु हुई और उनको फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग भी कहा जाता है। अब आने वाले लेक्चर में हम एक और अन्य चित्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।